देश के मूर्धन्य राजनेता, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, राज्यसभा में नेता माननीय श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं सीपीए का प्रेसिडेंट होने के नाते आपका माननीय सभी सदस्यों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। सीपीए राजस्थान विभिन्न समय समय पर सेमिनार आयोजित करती रही है और इसके पीछे उद्देश्य ये है, हम सब जो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में आते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि हम संसदीय लोकतंत्र में चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अपनी भूमिका को सार्थक निर्वहन करते हुए जनता की समस्याओं का निराकरण करें, प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं, देश में यदि हम हैं तो देश की नीति बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे आपका स्वागत करते हुए इसलिए प्रसन्नता है कि आपने अपना राजनीतिक जीवन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आप अध्यक्ष के रूप में आपने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और आप कांग्रेस के सर्वोच्च जो निर्णय करने वाली संस्था है वर्किंग कमेटी, उसके लंबे समय तक मेंबर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर आपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। 1980 में पहली बार आप महाराष्ट्र से संसद सदस्य बने। आप उप मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, मंत्री रहे। आपने विभिन्न मंत्रालयों का सफलतापूर्वक कार्य किया और मुझे आज आप सबको ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मुझे भी एक मंत्री के रूप में आपके साथ काम करने का अवसर मिला। तब शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी चॉइस से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहा कि मैं मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट लूँगा और इनके मन में कल्पना थी कि मैं किस तरह से देश में स्वास्थ्य की सेवाओं के संबंध में कुछ काम कर सकूं। आज हम लोगों को कम लोगों को मालूम होगा कि जब 2009 में आप स्वास्थ्य मंत्री बने, तब जो सुपर स्पेशलिस्ट और जो पीजी की क्लासेज हैं, जितना हम आज आशा करते हैं, इस देश की जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले में पीजी की जो क्लासेस थी उनके लिए जितना सब जगह होनी थी उतनी जगह नहीं थी। आपने निर्णय किया और देश में सबसे पहले पूरे देश में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पीजी की क्लासेस की पीजी की जो संख्या है उसमें संख्या बढ़ाई, जिससे देश में अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट के लोग अधिक संख्या में उपलब्ध हो सके। यही नहीं किया और आपने अलग अलग जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये काम करने का काम भी किया। यूएनओ में जाकर आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में भी अपने विचार किए और अपने मन से किसी विभाग में देश की स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करने का काम किया है। वो नज़दीक से देखा मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब। गुलाम नबी आज़ाद साहब के जब मुझे काम करने का अवसर मिला तो मुझे एक स्मरण है, ये जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक मुख्यमंत्री के मन में ये कल्पना हो कि मैं किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से कम समय में पूरा कर सकता हूँ। आप हम सब जानते हैं कि हमारा टेन्योर 5 साल का, हम सेंक्शन कराते हैं इरिगेशन के प्रोजेक्ट, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसके टाइम बढ़ जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, टैक्स का पैसा लगता है। पर गुलाम नबी आज़ाद वो पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 3-3 शिफ्टें चलाई है। हम जो ठेकेदार से काम कराते हैं वो एक शिफ्ट में काम होता है, पर गुलाम नबी आज़ाद जी के मन में कल्पना थी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उन्होंने नवाचार किया। उस ठेकेदार की 3 शिफ्ट चलाकर टाइम में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम जो नवाचार किया है वो मुख्यमंत्री के रूप में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब, मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, पर आपको सौभाग्य मिला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का। आप हम सबको याद है कि जम्मू कश्मीर में पर एक सरकार को चलाने के लिए किस तरह से हम सरकार में लोगों को विश्वास पैदा कर सकें, जिससे लोगों के मन में यह रह सके कि सरकार धर्म, जाति और सबसे ऊपर उठकर इस प्रदेश की सेवा करने का काम करना चाहती है। आपने वो काम करके देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि आप मंत्री भी रहे, आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। नई सरकार के जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब राज्यसभा में आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे। आपने एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, वो भी संसदीय लोकतंत्र में हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। मंत्री के रूप में काम करना, मुख्यमंत्री के रूप में काम करना और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में काम करना। जब इस देश में नए सिरे से
माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवाचार किए, चाहे जीएसटी के हो, चाहे और कोई बात हो, नए बिल लाने का काम किया। उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से आपने जो अपना रोल अदा किया, मैं उसके लिए भी आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि जो आज टॉपिक रखा है वो रखा संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षा है। संसदीय लोकतंत्र में जो माननीय गुलाम नबी साहब, आप मेरे से सीनियर हैं, पर मैं जो कुछ समझ पाया हूँ इस देश में, जब मैं पहली बार 1980 में एमएलए बना था, तब भैरव सिंह जी राष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह गए थे, और पंचायत राज के चुनाव उस समय केवल सरपंचों के हुए थे, प्रधान के चुनाव नहीं हुए थे, प्रमुख के चुनाव नहीं हुए थे। तो मुझे चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला। 1980 के चुनाव के बाद शिवचरण जी माथुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और 12-13 साल के बाद इस देश में पंचायत राज का पूरा राजस्थान में चुनाव हुआ, जिसमें पंच सर, ये 73 और 74 अमेंडमेंट बाद में आया। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में आज 73 और 74 अमेंडमेंट होने के बाद एक तरफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ स्टेट है, तीसरी तरफ सेंटर है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट लिख रखे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सेंट्रल डील करेगा, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट डील करेगा, और कौन सा सब्जेक्ट स्टेट डील करेगा, और कौन से सब्जेक्ट हमारा लोकल सेल्फ डील करेंगे। अब जन अपेक्षाएं जो माननीय गुलाम नबी साहब है, एक पंचायत के सरपंच की अपेक्षाएं जनता की ओर है, एक एमएलए से जो शेड्यूल में सब्जेक्ट है उनके संबंध में जनता की अपेक्षा अलग है, जो सेंटर में सब्जेक्ट है, जो डिफेंस है, कॉमर्स है, जो इंटर संबंध है, उसके संबंध में अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। पर हमने लोकतंत्र में लोगों को, मैं ऐसा मानता हूं कि हमने लोकतंत्र में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, जनता को हमने एजुकेट नहीं किया। आज स्थिति ये बन गई है कि एक एमएलए और एमपी से भी गांव का आदमी अपेक्षा करता है कि नाली का काम ये करेगा, सड़क का काम ये करेगा। जब अपेक्षाएं ये हो जाती है, और अपेक्षा करने के बाद संसदीय लोकतंत्र में, आप तो मंत्री रहे हैं, मैं भी मंत्री रहा हूं, मंत्री के रूप में स्टेट ही एग्जीक्यूट करती है, सेंटर कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप कितनी अच्छी नीति बना रहे हैं, नीति बनाने के बाद यदि नीति को एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करे, तो वो नीतियां कितनी भी अच्छी भारत सरकार बना दे, उसी नीति का लागू ढंग से नहीं होगा। स्टेट के सरकार कितनी भी अच्छी नीति बना दें, पर पंचायत का सरपंच और प्रधान उसमें यदि इफेक्टिव काम नहीं रहेगा, तो उन नीतियों का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिए संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि पंचायत से क्या अपेक्षा है, स्टेट की से क्या अपेक्षा है, सेंटर से क्या अपेक्षा है। ये हम जनता को बताने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और एक बड़ा अनुभव जो मेरा है माननीय आजाद साहब, जब मैं ऐसी में चुनाव बना, तब गांव का सरपंच साहब कहलाता था। आप सरपंच साहब नहीं कहलाता, सरपंच कहलाता। आज एक अंतर आ गया। आज पंचायत के चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, उस पैसे के अनुपात में पंचायत के हिसाब किताब लगा ले हम, इस देश में वही आदमी वोट भी देता है पंचायत का, वही आदमी एमएलए का वोट देता है, वही आदमी एमपी का वोट देता है। यदि धन के प्रभाव के कारण पंचायत के चुनाव प्रभावित होते हैं, तो संसदीय लोक प्रभावित होते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र आगे जाकर खतरे में खड़ा हो जाएगा। ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। यदि संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है, तो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम हम कितनी अपेक्षा करें, उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझा कि क्योंकि आपको अनुभव है एक मुख्यमंत्री के रूप में, कि मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह से जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, एक सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं, ये आपके मन में कल्पना है। और हम सब जो बैठे हुए हैं, हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान में यदि हमें मौका मिले सरकार बनाने का, विपक्ष में करने का, तो सरकार में नीतियां बनाकर जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कैसे कर सकें, और जो हमारे जो पंचायत के जो साथी हैं उनके साथ बैठकर उस गाँव के विकास की कल्पना क्या कर सकें। अब जन अपेक्षा क्या है, पंचायत के आदमी की अपेक्षा क्या है। आज रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अंतर्गत बिना नाम जमीन पर चढ़नोट के आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी की अपेक्षा है कि मुझे पट्टा मिल जाए। आज पंचायत के सरपंच की अपेक्षा क्या है, कि उसकी अपेक्षा है कि उसके गांव में फेयर रोड बन जाए। पंचायत की अपेक्षा क्या है, नाली बन जाए, सफाई का काम हो जाए। ये काम पंचायत के आदमी की अपेक्षा है। यदि इस अपेक्षा को हम आप पूरा करने के लिए हम एमएलए के ऊपर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तो वो एमएलए अपना काम नहीं कर सकेगा और संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि एक मंत्री के रूप में यदि सरकार का मंत्री काम करे प्रदेश में, एक मंत्री के रूप में भारत सरकार का मंत्री काम करे, और जन अपेक्षा ये है कि हमें ये सड़क बनानी है, पुल बनाना, ये काम करना है, तो उसको कैसे कर पाएंगे, ये हम संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने समझा कि माननीय गुलाम नबी आजाद साहब को बुलाएं, माननीय गडकरी साहब को बुलाएं, ये प्रश्न उनके सामने रखें कि क्या संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक दो तीन बात और माननीय आजाद साहब से कहना चाहता हूँ। संसदीय लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया? संसदीय लोकतंत्र हमने इसलिए बनाया कि इस देश में विविधता है। इस देश में उत्तर से लगाकर दक्षिण से लगाकर पूर्व लगाकर पश्चिम तक, मैं भी मणिपुर का इंचार्ज रहा, मेघालय का इंचार्ज रहा, मैंने देखा
कि मणिपुर और मेघालय किस तरह से देश में इंटीग्रेटेड है। वहाँ के भी 2 सांसद आते हैं, यूपी के भी सांसद आते हैं, महाराष्ट्र के भी सांसद आते हैं, तमिलनाडु के सांसद आते हैं। यदि संसदीय लोकतंत्र नहीं होता, राष्ट्रपति तरीका होता, तो देश में इंटीग्रेशन को हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते थे। देश की इंटीग्रेशन के लिए संसदीय लोकतंत्र अपेक्षित है, इस बारे में कोई तकलीफ नहीं है। पर संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो प्रश्न खड़े हुए हैं उनको भी समझने की आवश्यकता। क्या हम भूल जाते हैं आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हम सब कर सकते हैं, जो पक्ष और विपक्ष में। फिर क्या कारण थे इस देश के अंदर आंदोलन खड़े हुए? किस कारण से जेपी का आंदोलन खड़ा हुआ? किस कारण अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ? किस कारण आज किसान का आंदोलन खड़ा हुआ है? यदि ये जन अपेक्षाएं विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से हम जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तब भी संसदीय लोकतंत्र के सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं समझा कि हम सब बैठकर इन बातों पर चर्चा करें, क्योंकि देश के हित में हम सबकी अपेक्षा है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, साथ साथ में जन अपेक्षाओं को भी पूरा करने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ आपके अनुभव हैं और आपके अनुभव के आधार पर हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी सब भावना से हम लगातार सेमिनार कर रहे हैं। और मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के हमारे जितने भी साथी हैं पक्ष विपक्ष के, हम सब इस बात के लिए अपने आप को कमिटेड मानते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती है शिक्षा के क्षेत्र में। इस महामारी के बाद 18 महीने तक स्कूल बंद है, गांव का बच्चा पढ़ने के लिए डिप्राइव्ड है, स्मार्टफोन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमने देखा कैसे आंकड़े कि गांव का बच्चा यदि इस तरह से होगा तो अब स्कूल जब खुलने के बाद एक 7वीं क्लास का बच्चा बैठेगा, 8वीं क्लास का बच्चा बैठेगा, उसमें कुछ बच्चों को तो ऑनलाइन की जानकारी होगी, कुछ बच्चों को ऑनलाइन की जानकारी भी नहीं होगी। अध्यापक को हमने ट्रेन नहीं किया है कि आपकी क्लास में इस तरह के अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको पढ़ाने का काम कैसे करेंगे। यदि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये जो चुनौती खड़ी है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप और हम सब मिलकर यदि हम नीति बनाने का काम नहीं करेंगे तो हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इस महामारी के बाद नए सिरे से योद्धा की अपेक्षा बढ़ गई है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, ये नई सिरे बढ़ गई है। और वो सब चीज़ें जन आकांक्षा पूरी तब हो सकती है जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। वित्तीय संसाधन उपलब्ध के लिए हमारे आजाद साहब आप जानते हैं जीएसटी हमने लागू कर दी। जीएसटी लागू करने के बाद जितना स्टेट को डिवोल्यूशन होना चाहिए, डिवोल्यूशन होने की तकलीफ आ रही है। एक और क्लास डाल दिया सेस लागू करने का। सेस लागू करने का पैसा पूरा का पूरा भारत सरकार के पास जाता है। उस सेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के डिवीजन पूल में नहीं आता है। जब राज्य सरकारों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कितनी तेज गति से काम करने का काम करें, वो काम करने के लिए कठिनाई आएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें, जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें। और आप जैसे लोगों के अनुभवों का लाभ लेकर हम समझते हैं कि हमारे राजस्थान विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के साथी हैं वो अपने भूमिका का निर्वहन करेंगे, प्रभावशाली ढंग से जन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज हमने आपको आमंत्रित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का दूसरा बैकग्राउंड भी आपको मालूम नहीं है। एक स्टूडेंट के रूप में गांधी स्मृति कन्वीनर के रूप में इन्होंने 400, 500, 600 मीटिंगें करवाई है जम्मू कश्मीर में। गांधी दर्शन के प्रति अपने आप को कमिटमेंट है, गांधी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, सर्वोदय के प्रति कमिटेड। बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनके मन में ये कल्पना है कि गांधी के आदर्शों को हम किस तरह से लोगों के बीच में प्रोपेगेट करें। जम्मू कश्मीर में एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह का काम किया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गांधी दर्शन से आप प्रभावित हैं, सर्वोदय से आप प्रभावित हैं, मंत्री आप रहे हैं, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ किया, मोदी जी के साथ काम किया। आपके अनुभवों का लाभ लेकर हम निश्चित तौर पर इस सेमिनार में एनरिच होंगे। इस भावना से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं आप पुनः सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कम समय के नोटिस के बाद भी आप आए, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल कर आ चुके। धन्यवाद, नमस्कार।